जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके क्लास 10th एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम संसाधन एवं विकास की प्रमुख थ्योरी को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम संसाधन की बात करें कि संसाधन क्या है, तो दोस्तों संसाधन कोई एक वस्तु है। ठीक है, संसाधन क्या है? कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु उपयोगी और मूल्यवान नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, केले का अगर आप छिलका देखें तो केले का छिलका उपयोगी और मूल्यवान नहीं है, इसलिए वह संसाधन नहीं है। बल्कि अगर हम केले की बात करें जिसमें केला और छिलका दोनों एक साथ लगे होते हैं, वह एक संसाधन है। ठीक है, और वहीं अगर हम विकास की बात करें तो विकास हमें दिखता नहीं है। ठीक है, जबकि वृद्धि और विकास में अगर हम अंतर की बात करें तो वृद्धि का हमें दिखती है। वृद्धि जो है तो बढ़ती है। जैसे आप लोग बचपन में छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए हैं। कोई पेड़ को ही ले लेते हैं कि पहले वो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो वृद्धि है। और विकास, विकास हमें दिखता नहीं है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास किसी के मस्तिष्क का दिमाग ही है, किसी का दिमाग ही उसका विकास है। ठीक है, जब वो अपना दिमाग लगा करके किसी चीज़ का निर्माण कर देता है तो उसे हम कहते हैं कि ये उसका विकास है। ठीक है, तो चलिए इसकी थ्योरी को शुरू करते हैं और इसमें हम देख लेते हैं। इसकी थ्योरी को देखते हैं जिसमें है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु। ठीक है, हमारे पर्यावरण में हमारा आसपास का हमारा जो है तो घर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, जीव जंतु, ये सब क्या है? हमारा जो है तो पर्यावरण है। ठीक है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है, वही जो है तो क्या है? संसाधन है। ठीक है, जिसको जो है तो बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, जिसे जो है तो एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। ठीक है, जैसे हमें जो है तो कोई प्राकृतिक से प्राप्त प्राथमिक वस्तु, जैसे हमको दूध मिल गया, दूध से हम पनीर बना दें, है ना, और खुरचन बना दें, तो ये क्या है? ये जो है तो इसके लिए ये प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रतिक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। ठीक है, अगर जो है तो प्रौद्योगिकी न होती तो मानव क्रिया ही न करता, क्योंकि मानव जो भी कुछ क्रिया कर रहा है वो प्रौद्योगिकी से ही कर रहा है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज कर रहा है। ठीक है, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्योंकि वन्य जो होते हैं वो प्राकृतिक उपहार हैं, पेड़ पौधे हमें उपहार के रूप में मिले हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मानव भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, क्योंकि वह जो है तो प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बना देता है। और आज जितना भी आप विकास देख रहे हैं वो सब मानव के कारण ही हो पाया है, इसलिए मानव भी क्या है? एक संसाधन है। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप अपने माता पिता के लिए संसाधन है। आप मानव हैं, ठीक है, तो आप अपने माता पिता के लिए आप भी क्या हैं? संसाधन है, क्योंकि माता पिता अभी आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एक समय आएगा कि आप लोग को, जैसे अभी माता पिता आपको फीस दे रहे हैं, आपकी स्कूल की फीस दे रहे हैं, तो उसके लिए आप संसाधन इसलिए हो क्योंकि कभी न कभी आप वह ये जो फीस अभी आपको लग रही है,
ठीक है, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज पढ़ते हो, वहाँ पे आपको जो फीस लग रही है वो फीस आप कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर जॉब करोगे और जॉब करने के बाद वो फीस अपने माता पिता को तुम लौटाओगे। इसलिए जो है तो तुम भी क्या हो, मानव अपने माता पिता के लिए संसाधन हो। ठीक है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें जो है तो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जबकि समाप्तता के आधार पर अगर हम देखें, मतलब पूरी तरह से जो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, जैसे कि व्यक्तिगत और सामुदायिक तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ठीक है, ये चार्ट आप जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये चार्ट को जो है तो आप देख सकते हैं, आप संसाधन के प्रकारों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं संसाधनों का विकास। ठीक है, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार उसके जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन जो है तो प्रकृति की देन है। संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है, जो कि किसकी देन है, प्रकृति की देन है। ठीक है, प्रकृति की देन मतलब प्रकृति हम किसको बोल देंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके निर्माण में मानव का कोई योगदान ना रहा हो, वो सब क्या है, प्राकृतिक है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसके मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठीक है, जैसे कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास हुआ है। जैसे कहने का मतलब कि कहीं पे हीरे की खान है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खुदाई करते हैं हीरे प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हीरा जो है तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है, सभी लोग को नहीं मिलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो सभी लोग कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इस कारण से जो है तो संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज का दो हिस्सों में बंट गया है। ठीक है, एक संपन्न और एक संसाधनहीन, जिसके पास संसाधन नहीं है। ठीक है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण ही जो है तो वैश्विक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन। ठीक है, ओजोन परत जो कि वायुमंडल की एक सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, उसी में पाई जाती है एक ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, सूर्य के जो प्रकाश होता है उसके तेज को फिल्टर करती है और फिर धरती पर भेजती है, जिससे हमें कोई समस्या महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का ताप इतना अधिक होता है कि लोग सूर्य का ताप को सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओजोन परत, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण होना, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या है, जैसे कहने का मतलब कि भूमि में अच्छी उपज के लिए, कृषि उपज के लिए क्या करते हैं, भूमि की गहरी जुताई कर देते हैं और उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, खाद का प्रयोग। ठीक है, और कीटों से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो पहले तो बनी रहती, लेकिन जब इन चीज़ों का प्रयोग होता है तो धीरे धीरे उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या होती है, कम जाती है। तो उसी को मृदा का निम्नीकरण या भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर लें सतत पोषणीय विकास की, तो मतलब जो है तो ऐसा विकास, ठीक है, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो, वही है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं मानव जीवन गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में नया संकट बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान जो दोहन है वह जारी रहा, तो हमारा जो पृथ्वी है उसका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व का मतलब होता है पहचान। पहचान बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो जो अस्तित्व है वो धरती अपना अस्तित्व जो है तो पूरी तरह से खो देगी। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यह सम्मेलन 1992 में, जून 1992 में 100 में से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। मतलब यह सम्मेलन में कितने लोग एकत्रित थे? 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। जो यह सम्मेलन किया गया था तो जो पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और समाज का जो है तो आर्थिक विकास करने के लिए यह सम्मेलन जो है तो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जो है तो किया गया था, जिसमें जो है तो 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए थे और यह जून 1992 में किया गया था। ठीक है, सम्मेलन में जितने भी नेता सम्मिलित थे वे सब भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। अब देख लेते हैं थोड़ा एजेंडा 21 क्या है। यह भी जो है तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। यह एक घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है? एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है, भूमंडलीय का मतलब होता है पूरा विश्व। ठीक है, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, वहीं पे हम थोड़ा देख लेते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होते हैं? तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग मतलब इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना कि जितना जरूरी हो उतना ही उपयोग करना। ठीक है, वही है विवेकपूर्ण उपयोग। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। प्रचुरता का मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है, कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि जहाँ पे संसाधनों की कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, सबसे ज़्यादा भंडार है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत में है। ठीक है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। मतलब देखो क्या है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा, लेकिन जल की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल बहुत है परंतु मूल विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो संसाधन में यही जो है तो क्या है, कमियां हैं। ठीक है, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा है। यह प्रदेश जो है तो सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं यानी कि सीढ़ियां हैं। जैसे पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। ठीक है, ये जो है तो क्या है, सोपान है, पहला सोपान। दूसरा सोपान है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना।
तीसरा जो सोपान है वो है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से प्रयास किए गए हैं। ठीक है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक शर्त है, क्योंकि अगर संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की जो है तो क्या है उपलब्धता से ही जो है तो विकास संभव हो पाया है। ठीक है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन से समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है। क्योंकि उन संसाधनों के उपयोग करने का उनको ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। हमारे पास भी कुछ ऐसे संसाधन हैं जो उपयोगी और मूल्यवान है, परंतु उसका उपयोग हम नहीं जानते हैं। ठीक है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से वो विकसित है। संसाधन नहीं है लेकिन रुपया पैसे के मामले में सबसे आगे। ठीक है। आगे देखते हैं। उपनिवेशों का इतिहास बताता है, यानी उपनिवेशन यानी कि अंग्रेजों का इतिहास। उपनिवेशन का मतलब होता है अंग्रेज, या उपनिवेश का मतलब होता है अंग्रेज। तो अंग्रेजों का इतिहास हमें यह बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है तथा उन पर अपना अधिकार जमाया है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किया जाए। अंग्रेजों के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है तथा भारत में विकास सामान्य तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण देख लेते हैं। अगला टॉपिक है संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गईं। मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण पर्यावरण के लिए समस्या पैदा हुई है। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। भूतकाल से ही संसाधन का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। ठीक है। उदाहरण जैसे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। ठीक है। क्या कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन के ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ठीक है। वहीं पे जो है तो अगर हम आगे बात करें भू संसाधन, भू का मतलब होता है जो है तो जमीन। ठीक है। तो भूमि भी क्या है, एक संसाधन है। भले ही वह निर्जीव संसाधन है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, यानी कि हमारे लिए वह उपयोगी और मूल्यवान है। इसलिए भूमि भी क्या है, एक संसाधन है। क्योंकि हम भूमि पर रह रहे हैं, अनेकों भूमि पर आर्थिक क्रियाएं करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, ये सब भूमि पर ही जो है तो रहने के लिए निर्भर है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की जो है तो भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% जो है तो भाग क्या है, मैदान है। मैदान कितने प्रतिशत पर है, 43% पर मैदान है।
और 30% भाग पर जो है तो क्या है, पर्वत है। पर्वत कितने में है, 30% पर, ठीक है। वहीं पे जो है तो अगर हम बात करें आगे, जो है तो 27% जो भाग घेरे हुए है कुल भूभाग का, वो कौन घेरा हुआ है, तो पठार। पठार जो है तो 27% भाग घेरे हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे भूमि उपयोग। यहाँ पे आप ये चित्र में आप देख सकते हैं कि जो है तो कौन सा, जैसे पर्वत, पठार और मैदान है तो कितना कितना संपूर्ण भूभाग का हिस्सा घेरा हुआ। तो मैदानी एरिया ये वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 43%, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र 27%, ये पर्वत वाला एरिया है, ठीक है। और ये वाला जो है तो पठार वाला एरिया है, ठीक है, जो कि 30% भाग घेरे हुआ है। अब हम देख लेते हैं भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे भूमि का उपयोग हम वन लगाने के लिए, कृषि करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है तो प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब बंजर भूमि जो है ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसमें कृषि फसलें अच्छे तरीके से ना उग पाएंगी, ठीक है। कृषि अयोग्य भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई, जैसे बड़े कारखाने खोल दिए गए, इमारतें, सड़कें, उद्योग खोल दिए गए, वो गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि है, ठीक है। प्रतिभूमि में स्थायी चारागाहें, जहाँ पे चारागाह मतलब जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है, या अन्य गोचर भूमि, ठीक है। विविध वृक्ष फसलों, उपवनों के अधीन भूमि शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वहाँ पे जो है तो भूमि का उपयोग देखा। प्रतिभूमि देख लेते हैं क्या होती है। वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में से खेती ना की गई हो, मतलब एक वर्ष से जिसमें खेती ना की गई हो, वही है वर्तमान प्रति, ठीक है। और वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति क्या है कि जहाँ 1 से 5 वर्ष तक खेती ना की गई हो जिस जगह पे, वो वर्तमान प्रति है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र, मतलब पूरी तरह से जो है तो वह क्षेत्र बो दिया गया हो, ठीक है, वही शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप जो है तो चित्र में देख सकते हैं, जैसे वन का जो प्रतिशत है वो 18.11% है, ठीक है। और बंजर भूमि का जो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 6.23% है, ये बंजर भूमि है। और ये वाला एरिया जो है तो वन का है। गैर कृषि प्रयोजन के लिए जो है तो कौन सा है, ये वाला गैर कृषि के है। स्थायी चारागाह कौन सा है, ये स्थायी चारागाह। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत में भू उपयोग प्रतिरूप, ठीक है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं शामिल हैं। भारत का अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भूभाग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के रूप बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। स्थायी चारागाह, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराना बहुत ही जो है तो कठिन काम है। इसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है। तो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है, और इन फसलों को उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है,
इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम बोया गया क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में चालू की गई थी। ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि वनों को बढ़ावा देना था। ठीक है, मतलब जो है तो 1992 में 33% जो है तो वनों के लिए जगह दी गई थी, जिसकी तुलना में भारत के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित ऐसी में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भूपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में जैसे बस्तियां हो गई, सड़कें, रेल लाइनें, उद्योग आदि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि सर्वेक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। भू संसाधन जो हैं उनका धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। ठीक है, इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है, यानी समस्या जो है वो आ सकती है। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण, मतलब वही चीज़ जो हमने वह बताया था कि जो है तो भूमि का कोई एक टुकड़ा जिसकी गहरी जुताई भी करते हैं लोग अच्छी फसल के लिए। गहरी जुताई के अलावा जो है तो उसमें कीटों से बचने, फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, ठीक है, और खरपतवार दवाओं का प्रयोग और खाद्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि का जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो और संरक्षण के उपाय तो साथ ही में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मृदा संसाधन। तो मिट्टी भी क्या है, एक संसाधन है जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। पौधों के विकास का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ठीक है, अगर पृथ्वी न होता तो पोषण कैसे हो पाता लोगों का। ठीक है, तो मृदा एक जीवित तंत्र है। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में जो है तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल तथा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। ठीक है, प्रकृति के अनेक तत्वों से तापन परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक मृदा से बना है। ठीक है, ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, गंगा नदी से जो है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी 3 नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है तो बनाया गया है। ये जो मृदाएं हैं ये मृदाएं इन्हीं के द्वारा लाई गई हैं। ठीक है, और एक सांकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैल जाती हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या है, यानी कि जो है तो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में उत्तर की ओर
यानी कि जो है तो ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भांग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसे मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वारचो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मृदा संसाधन की बात करेंगे तो इसमें मृदा में जैसे कि बांगर मृदा, खादर, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। बांगर प्रदेश यानी कि बंजर वाली ज़मीन, जहाँ पे जो है तो नदियों की पहुँच नहीं होती है। जब बाढ़ की स्थिति बनती है तब जब नदियाँ वहाँ तक अपना जल पहुँचा पाती हैं, जिससे बांगर प्रदेश का निर्माण होता है। खादर प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि खादर प्रदेश में नदियाँ हर वर्ष मिट्टी की परतें चढ़ाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है तो हम देख लेते हैं, जैसे काली मृदा है, काली मृदा को देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा भी है। जलोढ़ मृदा यानी कि जो है तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान में जो है तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा जो है तो कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, काली कपास मृदा के नाम से भी जो है तो जानी जाती है। ठीक है, यह पाई जाती है आपके जो है तो यह जो है तो पाई जाती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है तो इस प्रकार की जो है तो ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे काली मृदा बहुत महीन कणों और मृत्तिका से जो है तो निर्मित होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है। ठीक है, मैग्नीशियम, पोटास, चूने, पौष्टिक जैसे तत्वों से भरपूर होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यानी चटक जाती हैं। इससे इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण और पानी का मिश्रण हो जाता है। ठीक है, इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, और यह कम वर्षा वाले भागों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी जो है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर जो है तो पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर जो है तो पाई जाती हैं। ठीक है, वहीं पे लैटराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में हुआ है। उष्णकटिबंधीय यानी कि उष्ण का मतलब होता है गर्मी और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, तो वहाँ पे जो है तो पाई जाती है। क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक अनेक कारण होते हैं। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। ठीक है, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, रेतीली लवणीय होती है यह मिट्टी, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। झीलों से वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा जो है वो कम होती है। ठीक है, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की तरह पाई जाती है। ठीक है, इसके कारण मृदा में जल अंततः स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि वन जो होते हैं वो मृदा को क्या करते हैं, अपने जड़ों पर जो है तो पकड़ के रखते हैं, जिससे वहाँ पे मृदा का अपरदन बहुत ही कम हो पाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मृदा अपरदन और संरक्षण, ठीक है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को जो है तो मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन यानी परिवहन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर एक साथ होती हैं, क्योंकि कहीं से अगर मृदा कटती है तो कहीं वो जाकर जमती भी है। ठीक है, दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी कि वनों को उखाड़कर फेंकना, वनोन्मूलन, पशुचारण, अधिक पशु चराने से, निर्मित खनन, ठीक है, निर्माण खनन इत्यादि से कई बार संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि, जो जोतने योग्य नहीं है। ठीक है। समोच्च जुताई की अगर हम बात करें तो इसे ही समोच्च जुताई, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं ये ढाल वाली भूमि है। ढाल वाली भूमि में इसी ही तरह की जुताई करना, ठीक है, तो इस तरह से ढाल वाली भूमि में तिरछा जुताई करना ही क्या है, समोच्च जुताई है। इससे मृदा का अपरदन कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।